आप सुनने जा रहे हैं खुशवंत सिंह की लिखी कहानी एक औरत की तस्वीर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मेरी दादी माँ और सभी दादियों की तरह बूढ़ी थी। मैं 20 साल से उनकी ऐसी ही झुर्रीदार बूढ़ी काया देख रहा था। लोग कहते थे कि वह भी कभी युवती और सुंदर थी और उनका पति भी था। इस बात पर विश्वास करना कठिन था। मेरे दादा का चित्र बाहर के बड़े कमरे में दीवार पर लगा था। वे ढीले ढाले कपड़े पहनते थे और सर पर पगड़ी बांधते थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी सीने के नीचे तक फैली हुई थी और वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। वे ऐसे नहीं लगते थे कि जिनकी एक पत्नी और कई बच्चे भी थे। वे तो ऐसे लगते थे कि उनकी कई सारी पत्नियां और ढेर सारे पोती पोतियां भी हो सकते थे। और दादी के बारे में ये विचार कि वह कभी सुंदर और जवान भी रही होंगी एकदम गलत लगता था। वह हमें ये बताती थी कि वह बचपन में क्या खेला करती थी और उनके ये विचार हमें बहुत ही बेहुदा और भौंडे लगते थे और हम ये बातें उनके सुनाई देवी देवताओं और मसीहों की कहानियों की तरह सुनकर भूल जाते थे। उनका कद हमेशा से छोटा था, उनका शरीर मोटा था और उनकी कमर झुकी झुकी सी रहती थी। उनके चेहरे पर एक दूसरे को काटती हुई बहुत सी झुर्रियां थीं, जो हर जगह से निकलकर किसी और जगह दौड़ती हुई नजर आती थी। हमारा तो ये मानना था कि वह हमेशा से ऐसी ही थी। वह बूढ़ी थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। वह इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि और बूढ़ी भी नहीं हो सकती थी। वह पिछले 20 साल से ऐसी ही बनी रही थी। वह सुंदर तो नहीं, लेकिन अच्छी जरूर लगती थी। वह सफेद झक कपड़े पहनकर घर में हल्के हल्के लंगड़ा कर घूमती रहती थी। एक हाथ कमर पर संतुलन बनाए रखने के लिए था और दूसरे हाथ में हमेशा एक माला होती, जिससे वह हमेशा जाप करती रहती। उनके बाल चांदी की तरह चमकते थे। टेढ़े मेढ़े चेहरों पर बेतरतीब फैले रहते और वह होठों से हमेशा भजन बुदबुदाती रहती। हाँ, वो बहुत अच्छी लगती थी। वह पहाड़ों पर सर्दी के दृश्य की तरह थी, चारों तरफ सफेद बर्फ से ढकी, जो शांति और संतोष की भावना जगाती हैं। दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता जब शहर रहने के लिए गए तब मुझे उनके पास छोड़ गए थे और हम हमेशा साथ रहते थे। वह सवेरे मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। मुझे नहलाती धुलाती और कपड़े पहनाते समय वह मीठी आवाज में प्रार्थना इस तरह गुनगुनाती रहती जिससे कि वह मुझे याद हो जाए। मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं उसे सुनता रहता था, लेकिन मैंने कभी याद करने की जहमत मोल नहीं ली। फिर वह मेरी लकड़ी की पट्टी लाती, जिसे उन्होंने पहले ही साफ करके और खड़िया से पोत कर रखा होता, और सरकंडे की कलम और मिट्टी का बुदका सब एक थैली में रखकर मुझे पकड़ा देती। इसके बाद हम शाम की रखी बासी रोटी पर जरा सा घी और शक्कर चुपड़ कर नाश्ता करते और स्कूल की तरफ चल पड़ते। वह कुछ और बासी रोटियां अपने साथ रख लेती, जिन्हें वह रास्ते के कुत्तों को खिलाती हुई चलती। दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि वह गुरुद्वारे का एक हिस्सा था। पुजारी हमें वर्णमाला और सवेरे की प्रार्थना सिखाते थे। हम बच्चे वरांडे में दोनों तरफ कतार बनाकर बैठ जाते और गाने के स्वर में वर्णमाला और प्रार्थना दोहराते रहते और दादी माँ भीतर जाकर ग्रंथ साहब का पाठ करती। जब दोनों का काम पूरा हो जाता तब हम एक साथ घर वापस लौटते। इस दफा गांव के कुत्ते गुरुद्वारे के दरवाजे पर हमें मिलते। वे हमारे पीछे चलते। दादी माँ द्वारा फेंकी जाने वाली रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते घर तक पहुंच जाते। जब मेरे माता पिता शहर में आराम से रहने लगे तब उन्होंने मुझे बुला लिया। अब हमारी घनिष्ठता खत्म हो गई। दादी माँ का मेरे साथ स्कूल आना जाना भी बंद हो गया। अब मैं बस से अंग्रेजी स्कूल जाने लगा। यहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे,
इसलिए दादी माँ ने घर के आंगन में पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ हमारा मिलना जुलना भी कम होने लगा। कुछ दिनों तक वह मुझे सवेरे जगाकर स्कूल जाने के लिए तैयार करती रही। जब मैं घर लौटता तब वह पूछती कि आज गुरुजी ने क्या सिखाया है। मैं उन्हें अंग्रेजी शब्द बताता और पश्चिमी विज्ञान तथा शिक्षा की बातें, जैसे आकर्षण के सिद्धांत, आर्किमिडीज का नियम, दुनिया गोल है वगैरह वगैरह ये बातें मैं समझाता। लेकिन यह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसमें वह मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ये बातें उन्हें बेकार लगती थी और उन्हें दुख होता था कि यहाँ भगवान और धर्म के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया जाता। एक दिन मैंने उन्हें यह बताया कि हमें संगीत सिखाया जाने लगा है। इससे वह बड़ी परेशान हुई। उनकी दृष्टि में संगीत का मतलब भोग विलास था। वह वेश्याओं और भिखारियों के लिए ही था और सब भी लोग इससे दूर रहते थे। इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया था। जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तब मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। अब हमारा संबंध एकदम समाप्त हो गया। दादी माँ ने चुपचाप यह अलगाव स्वीकार कर लिया। अब वह हर वक्त चरखा चलाती रहती और किसी से भी बात नहीं करती थी। सवेरे से शाम तक वह सूत काटती रहती और भजन गाती रहती थी। सिर्फ शाम के वक्त वह थोड़ी देर के लिए उठती और चिड़ियों को खाना खिलाती। वरांडे में आराम से बैठी वह रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती, उन्हें चिड़ियाओं को डालती रहती और चिड़ियाओं का झुंड उनके इधर उधर चू चू करता, खाता और उड़ता रहता। कई चिड़ियाएं उनके कंधों पर, हाथ और पैरों पर और सिर पर भी बैठकर खाती और चोंच मारती, लेकिन वह उन्हें उड़ाती नहीं थी बल्कि मुस्कुराकर रह जाती थी। उनके लिए दिन का सबसे सुखी समय यही आधा घंटा होता था। जब मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगा तब मैंने सोचा कि दादी माँ इससे बहुत दुखी होंगी। मुझे 5 साल बाहर रहना था और इस बीच पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन दादी माँ ज्यों की त्यों रहीं। उन्होंने कोई भी दुख प्रकट नहीं किया। वे स्टेशन मुझे छोड़ने भी आईं और धीरे धीरे प्रार्थना करती रहीं। उनके हाथ में माला थी जिसे वह चुपचाप जपती रहीं। उन्होंने मेरा माथा चूमा और जब मैं चलने लगा तब मुझे लगा कि उनका यह चुंबन मेरे लिए कितना कीमती है। लेकिन मैंने जो सोचा था वह नहीं हुआ। 5 साल के बाद जब मैं वापस लौटा तब वह मुझे स्टेशन लेने आई। वह उतनी ही बूढ़ी लग रही थी जितनी मेरे जाने वाले दिन थी। उससे एक भी दिन ज्यादा नहीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी प्रार्थना मेरे कानों में पड़ रही थी। लौटने के बाद पहले दिन मैंने यह देखा कि वह उसी तरह चिड़ियों को खाना खिलाती और उनसे हल्की फुल्की बातें करती और खुश रहती। शाम को उनमें एक परिवर्तन दिखाई दिया। आज उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने अपने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक ढोलक ली और उसे बजा बजा कर जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। कई घंटे वह इस पुरानी ढोलक पर गाती बजाती रहीं, मानो वो योद्धाओं की घर वापसी के लिए गीत गाती रहीं। हमें उन्हें समझाकर रोकना पड़ा कि इससे उनका तनाव बढ़ेगा। मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने हमेशा की तरह प्रार्थना नहीं की। दूसरे दिन सवेरे उन्हें बुखार चढ़ गया। डॉक्टर बुलाया गया तो उसने देखकर कहा, कोई खास बात नहीं है, बुखार उतर जाएगा। लेकिन दादी माँ ने कुछ और ही समझा। कहने लगी कि उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने कहा कि कई घंटों से उन्होंने प्रार्थना नहीं की, इसलिए अब वह किसी से बात नहीं करेंगी बल्कि सारा समय प्रार्थना में बिताएंगी। हमने इसका विरोध किया, लेकिन हमारी बातों को नजरअंदाज करके
वह शांतिपूर्वक खाट पर लेटी चुपचाप माला फेरती प्रार्थना करती रही। हमारी उम्मीद से पहले उनके होठ अचानक बंद हो गए, माला हाथ से गिर पड़ी और आंखें बंद हो गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया और हम समझ गए कि अब वह नहीं रही। हमने उन्हें बिस्तर से उठाया, जैसा कि प्रथा है, धरती पर रख दिया और उनके शरीर पर कपड़ा डाल दिया। कुछ घंटे शोक मनाने के बाद हम उनके दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। शाम हुई तो हम लकड़ी की निशानी उनके कमरे में लेकर गए। सूरज डूब रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी वरांडे तक फैली हुई थी। हमने देखा कि पूरे वरांडे में और कमरे में जहां उनका शव रखा था, हजारों चिड़ियां चारों तरफ बैठी थीं और वे सब एकदम चुप थीं। मेरी माँ उनके लिए रोटियां लेकर आई। जिस तरह दादी माँ उनके टुकड़े टुकड़े करके उनके सामने डालती थी, उसी तरह वह भी करने लगी। लेकिन चिड़ियाओं ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। जब हम दादी माँ की अर्थी उठाकर बाहर लाए, तब वे चुपचाप उड़ गईं। दूसरे दिन सवेरे झाड़ू लगाने वाले ने रोटी के टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया। आप सुनने जा रहे हैं खुशवंत सिंह की लिखी कहानी द मार्क ऑफ विष्णु। यह काले नाग के लिए है। तश्तरी में दूध उड़ेलते हुए गंगाराम बोला, मैं हर रात इसे दीवाल वाले उस बिल के पास छोड़ आता हूँ और सुबह उठते ही यह सफा चट मिलता है। हो सकता हो कि बिल्लियां पी जाती हो, हम बच्चों ने सुझाया। बिल्ली? गंगाराम ने विरक्ति से मुंह सिकोड़ा। कोई बिल्ली उस बिल के करीब फटकती तक नहीं है। वहां काला नाग रहता है। जब तक मैं उसे दूध देता रहूंगा, वह इस घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं ढसेगा। तुम सब जहां चाहो नंगे पैर घूमते रहो, जहां मर्जी आए खेलते रहो। हमें गंगाराम के संरक्षण की जरूरत नहीं थी। तुम एक बेवकूफ बुढ़ऊ ब्राह्मण हो, मैंने कहा। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि सांप दूध नहीं पीते। कम से कम तश्तरी भरकर दूध तो हर दिन में वह पी ही नहीं सकते। हमारे टीचर ने हमें यह बताया था कि सांप कई कई दिनों तक सिर्फ एक ही बार खाता है। हमने एक घास वाला सांप देखा था जिसने एक मेंढक को निगल लिया था। मेंढक कई दिनों तक उसके गले में गोली की तरह अटका रहा। तब जाकर वह किसी तरह घुल घुल कर उसके पेट में पहुंचा। हमारी प्रयोगशाला में दर्जनों सांप मिथाइल वाली स्पिरिट बॉटल में डूबे हुए रखे हैं। क्यों? पिछले महीने ही तो टीचर ने सपेरे से एक सांप खरीदा था जो दोनों तरफ रेंग सकता था। उसका दूसरा सिर पूंछ की तरफ था। प्रयोगशाला में कोई खाली जार था ही नहीं, तो अध्यापक ने उसे एक धारीदार विषैले नाग वाले जार में ही डाल दिया। चिमटों से उसे एक साथ दोनों मुंह को पकड़ा। फिर टीचर ने उसे जार में छोड़ दिया और तुरंत ढक्कन बंद कर दिया था। जार में तो उसने मानो तूफान ही ला दिया था। चक्कर मार मार कर पहले वाले सांप को नोच फाड़ कर टुकड़े टुकड़े ही कर दिए थे। पवित्र मन के गंगाराम ने जुगुप्सा और संतरास से आंखें बंद कर ली। तुम्हें किसी दिन इसका बदला चुकाना ही पड़ेगा। हाँ, जरूर चुकाना पड़ेगा। गंगाराम के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था। बाकी हिंदुओं की तरह भी वह भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति में विश्वास करता था। ब्रह्मा संसार के जन्मदाता, विष्णु उसके संरक्षक और महेश उसके संहारक। इन तीनों में विष्णु में उसकी सर्वाधिक आस्था थी। प्रतिदिन तड़के ही वह अपने अभिष्ट विष्णु की प्रतिष्ठा में माथे पर वी के आकार में चंदन का तिलक लगाया करता था। वह ब्राह्मण था, लेकिन था निरा अनपढ़ और अंधविश्वासी। उसके लिए तो हर एक प्राणी मात्र ही पवित्र थे, भले ही वह सांप हो, बिच्छू हो या फिर कान खजूरा। जब कभी उसकी नजर इनमें से किसी पर भी पड़ती तो वह तपाक से उसको सरका देता।
कि कहीं हम उसे मार ना डालें। हमारे बैडमिंटन के रैकेटों की चोट से प्रताड़ित ततैयों को भी वह उठाकर उनके भग्न परों को सहलाने लगता। कभी कभी उसे डंक भी लग जाते, पर उसका विश्वास फिर भी न डिग पाता। जंतु जितना ज्यादा भयानक होता, गंगाराम के उनके प्रति आस्था उतनी अधिक होती। इसीलिए उसे सांपों के प्रति श्रद्धा थी, और सबसे बढ़कर तो अजगर के लिए, जो वह उसका काला नाग था। अगर कहीं तुम्हारा काला नाग दिखाई दिया तो हम उसे जरूर मार देंगे। मैं तुम्हें हर्ग जैसा नहीं करने दूंगा। इसने 100 अंडे दिए हुए हैं। अगर तुमने इसे मार डाला तो सारे अंडों से अजगर बन जाएंगे। पूरा घर अजगरों से भर जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? हम उन्हें जिंदा पकड़ लेंगे और बम्बई भेज देंगे। वहां इन सांपों को धोकर जहर काटने वाला सीरम बनाया जाता है। जिंदा अजगर का तो वो 2 रुपए दे देते हैं। 2 रुपए तो हमारे यूं ही बन जाएंगे। तुम्हारे डॉक्टरों के तो जरूर थन होते होंगे, पर सांपों को तो मैंने कभी नहीं देखे। लेकिन खबरदार, जो तुमने कभी इनको छुआ तक, वह फनियार नाग है। समझे? फन वाला नाग। मैंने इसे देखा है। पूरे 3 हाथ लंबा है। और जहां तक इनके फन की बात है, गंगाराम ने अपनी हथेलियों को खोला और सर को डुलाते हुए बोला, तुम खुद ही इसे कभी लॉन में बैठे धूप सेकते हुए देखना, तभी जान पाओगे। तुम कितने झूठे हो, तुमने खुद ही साबित कर दिया। फनियार तो नर होता है, मादा नहीं। फिर इसके 100 अंडे देने का सवाल ही नहीं उठता। अंडे फिर तुमने ही दिए होंगे। बच्चों की टोली कह कहे लगाकर हंसने लगी। गंगाराम के ही अंडे होंगे। अब तो जल्दी हमें गंगाराम के 100 अंडे देखने को मिलेंगे। गंगाराम के पास कोई जवाब नहीं बचा था। नौकरों की तो यह नियति ही होती है, लगातार मुंह बंद कर दिए जाना। लेकिन घर के बच्चों द्वारा दिन रात मजाक का पात्र बनाया जाना गंगाराम के लिए भी असहनीय था। वे आए दिन उसे नीचा दिखाने की नई नई विशैली युक्तियां ढूंढा करते। वे कभी अपने धर्म ग्रंथों को भी नहीं पढ़ा करते। महात्मा गांधी जो अहिंसा के विषय में कहते, उसकी भी उन्हें परवाह नहीं थी। बंदूकें लेकर चिड़ियाओं को मारते फिरना, या फिर मिथाइल स्पिरिट के मर्तबानों में सांप को डुबोना, बस यही आता था उन्हें। तो जीवन की पवित्रता में गंगाराम का विश्वास अडिग रहा। वह सांपों को खिलाता पिलाता था और उनकी रक्षा करता था, क्योंकि उसकी नजर में ईश्वर के बनाए तमाम जीवों में वे भी एक सर्वाधिक जघन्य प्राणी थे। अगर हम उन्हें मारने के बदले उन्हें प्यार कर सकें, तभी ईश्वर में हमारी सच्ची आस्था होगी। गंगाराम कौन सी विचारधारा को सिद्ध करना चाहता था, यह तो उसके लिए भी अस्पष्ट था। अपनी आस्था सिद्ध करने के लिए बस इतना ही काफी था कि वह रोज रात दूध भरी तश्तरी बिल के पास रख दे और सुबह होते ही वह इसे सफाचट हुआ देख ले। एक दिन हमने काले नाग को देख लिया। बरसात अपने जोरों पर थी। रात भर बारिश होती रही। ग्रीष्म ऋतु के झुलसाते सूरज की गर्मी में तपी सूखी झुलसी धरती में मानो एक नया जीवन उमड़ आया था। छोटे तालाबों में मेंढक टर्राने लगे थे। घास उगनी शुरू हो गई थी। केलों के चिकने पात हरे भरे होकर चमकने लगे थे। काले नाग के बिल में पानी भर आया था। उसका चमकीला काला फन सूरज की धूप में और भी चमक रहा था। नाग काफी बड़ा था, कोई 6 फुट लंबा रहा होगा। गोलाकार और मंसाल, मेरी कलाई की तरह। लगता है ये नागराज ही है, चलो उसको पकड़ें। काले नाग को हमने ज्यादा मौका नहीं दिया। जमीन फिसलन भरी थी। सारे बिल गटर के पानी से भरे पड़े थे। मदद के लिए गंगा राम भी घर पर मौजूद नहीं था। उसे खतरे की भनक भी लग पाती। इससे पहले ही बांस के डंडे हाथों में लिए हमने उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसने हमें देखा, उसकी आंखों से मानो अंगार फूट रहे थे। वह फुफकारते हुए चारों ओर
थूक उगलने लगा। तभी मानो बिजली की फूर्ती से काला नाग केले के कुंजों की ओर लपका। जमीन कीचड़ भरी थी। वह रुकते पड़ते सरक रहा था। अभी वह 5 गज भी आगे नहीं बढ़ पाया था कि एक लाठी उसके बीचों बीच आकर पड़ी और बेचारे की पीठ टूट गई। चारों ओर इस कदर से प्रहारों की बौछार हुई कि वह काले सफेद रंग की पिचपिची लुगदी में ही परिणत होकर रह गया। खून और मिट्टी से वह लथपथ हो गया था, लेकिन उसका सर अभी भी सही सलामत था। इसके सर को मत कुछ लो, हम में से एक चिल्लाया। हम इस काले नाग को स्कूल ले जाएंगे। सो हमने कोबरे के पेट के नीचे बांस का डंडा डाला और उसे डंडे के सिरे पर टांग लिया। बिस्कुट के एक बड़े से खाली कनस्तर में हमने उसे डाला और फिर कनस्तर को रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया। फिर टीन के उस डब्बे को हमने एक चारपाई के नीचे छिपा दिया। रात को मैं गंगाराम के आसपास मंडराता रहा कि कब वह दूध से भरी तश्तरी लेकर आए। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछ ही लिया, आज तुम काले नाग के लिए दूध नहीं लेके जाओगे क्या? हाँ, ले जाऊंगा, गंगाराम ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया। तुम जाओ ना सोने। वह इस विषय पर और अधिक तर्क वितर्क नहीं करना चाहता था। उसे अब इस दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी, गंगाराम ठटका। क्यों? ओह नहीं, कुछ नहीं, इतने मेंढक है चारों ओर, उसे तुम्हारे दूध से उसका स्वाद कहीं ज्यादा भाता होगा। तुम दूध में चीनी भी तो नहीं मिलाकर देते हो। दूसरे दिन गंगाराम दूध की भरी भराई तश्तरी लेकर वापस लौटा। वह काफी खिन्न और उदास दिख रहा था। लगता था उसे हम पर शक हो गया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सांप को दूध से ज्यादा मेंढक पसंद होते हैं। हम लोग कपड़े बदलकर नाश्ता करने में जुटे थे। गंगाराम पूरे वक्त हमारे आसपास मंडराता रहा। स्कूल बस आई और कनस्तर को लेकर थोड़ी कठिनाई के साथ हम बस में चढ़ गए। जैसे ही बस चालू हुई, हमने गंगाराम को कनस्तर उठाकर दिखा दिया। यहाँ है तुम्हारा काला नाग, इस बक्से में, बिल्कुल सुरक्षित। अब हम इसे स्पिरिट में डालने जा रहे हैं। हमने देखा कि उसकी बोलती बंद हो गई है और छूटती बस को वह दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है। स्कूल में काफी उत्तेजना फैली हुई थी। हम 4 भाइयों की टोली अपनी उदंडता के लिए मशहूर है। हमने एक बार फिर यह साबित कर दिखाया था। कोबरा नागराज है, 6 फुट लंबा, फणियर। कनस्तर हमने विज्ञान के अध्यापक के हवाले कर दिया। डिब्बा अध्यापक की मेज पर स्थापित था और हम इसी इंतजार में थे कि कब इसे खोले और हमारे शिकार की सराहना करे। लेकिन टीचर ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और हमें नए सवाल हल करने के लिए दे दिए। फिर वह अपनी चिमटी लाया और एक जार खोलकर उसमें कुंडली मारकर पड़े एक सांप को देखने लगा। फिर उसने धीरे धीरे डब्बे का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसके ऊपर बंधी सुतली जैसे ही ढीली पड़ी, ढक्कन एकदम खुलकर टीचर की नाक से टकराने को हुआ। उसके भीतर से काला नाग फन उठाकर बाहर निकला और फुफकारने लगा। उसकी आंखें लाल थी और वह टीचर के मुंह की तरफ लपका। टीचर ने उसे पीछे धकेला और कुर्सी के पीछे लुढ़क गया। डर के मारे उसकी घिघी बंद हो गई और वह सांप को घूरने लगा। सभी लड़के कुर्सियां छोड़कर उठे और चीखने चिल्लाने लगे। काले नाग ने सर उठाकर चारों तरफ का मुआयना किया और जीभ बाहर निकालकर चलानी शुरू की। फिर उसने जमीन पर थूका और आजाद होने के लिए भाग चला। डिब्बे में से वह जोर से जमीन पर गिरा। उसकी पीठ पर जगह जगह घाव थे। लगता था कि उसे अभी भी कष्ट हो रहा है, लेकिन किसी तरह वह दरवाजे तक जा पहुंचा। यहां आकर वह रुका। फिर से उसने अपना फन फैलाया, जैसे कि अगले खतरे की तैयारी कर रहा हो। क्लास के बाहर गंगाराम हाथ में दूध का कटोरा
और जग पकड़े खड़ा हुआ था। उसने काले नाग को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और कटोरों में दूध डालकर उसके सामने मानो रखने लगा। फिर दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा होकर जैसे क्षमा मांगने लगा। काला नाग क्रोध में था और उसने लपक लपक कर गंगाराम पर चारों तरफ से फन मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वह धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकलकर नाली में घुस गया। गंगाराम दोनों हाथों से मुंह पकड़े जमीन पर ढेर हो गया। वह दर्द से तड़प रहा था। जहर ने उसे एकदम अंधा कर दिया था। कुछ ही मिनट में उसका शरीर नीला पड़ने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। माथे पर खून की बूंदें झलक रही थी। टीचर ने रुमाल से उसे पूछा तो नीचे विष्णु का तिलक दिखाई दिया जिस पर काले नाग ने बार बार फन मारे थे। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनने जा रहे हैं खुशवंत सिंह की लिखी कहानी कर्मा। सर मोहन लाल रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम के आईने में खुद को देख रहे थे। आईना जाहिर तौर पर भारत में ही बना हुआ था। उसकी पीठ पर लगी लाल ऑक्साइड कई जगहों से उखड़ चुकी थी और उसकी सतह पर पारदर्शी रेखाएं भी उभर आई थी। सर मोहन ने दया और संरक्षण के भाव से आईने की ओर मुस्कुराते हुए देखा। तुम भी इस देश की हर चीज की तरह अक्षम, गंदे और उदासीन हो, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। आईना भी सर मोहन की ओर मुस्कुरा दिया। तुम तो पूरे बेजोड़ हो पुराने दोस्त, उसने कहा। प्रतिष्ठित, कुशल, यहाँ तक कि हैंडसम भी। वह करीने से छटी हुई मूछें, सेविल रू का सूट, बटन होल में कार्नेशन का फूल और वह ओडी कॉलन टैल्कम पाउडर और इत्र की महक जो चारों ओर फैली हुई है। हाँ पुराने साथी, तुम तो एकदम बढ़िया हो। सर मोहन ने अपनी छाती तान ली और अपनी बेलुअल टाई को एक बार फिर से ठीक किया और आईने को अलविदा कह दिया। बेल्युअल टाई एक विशेष तरह की नेकटाई होती है जो कि बेल्युअल कॉलेज के एलुमनीज को दी जाती है और यह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अधीन आता है और यह टाई उनके सोशल स्टेटस, एजुकेशन और कनेक्शन को बताती है। उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा। अभी एक पैक का वक्त था। कोई है? एक सामान उठाने वाला सफेद पोशाक में तार के जाली के दरवाजे से अंदर आता हुआ दिखाई दिया। एक छोटा, सर मोहन ने आदेश दिया और एक बड़ी बेद की कुर्सी में धस कर पीने और सोचने लगे। वेटिंग रूम के बाहर सर मोहनलाल का सामान दीवार के पास ढेर लगाकर पड़ा हुआ था। एक छोटे से ग्रे स्टील के बक्से पर लक्ष्मी यानी कि लेडी मोहनलाल बैठी हुई थी। वह पान चबा रही थी और अखबार से खुद को हवा कर रही थी। वह नाटी, मोटी और करीब 40 की उम्र की थी। उन्होंने एक गंदी सफेद साड़ी पहनी हुई थी जिसमें लाल बॉर्डर थी। उनकी नाक की एक तरफ हीरा जड़ा नथ था जो कि चमक रहा था और उसकी बाहों में कई सोने की चूड़ियां थीं। वह एक बियरर से बातें कर रही थी। बियरर एक ऐसे मेल सर्वेंट को कहा जाता है जो घरेलू काम करने में अपने मालिक की सहायता करता है और उनकी सेवा करता है। यह सिर्फ एक ऐसा सेवक नहीं होता जो कि सामान उठाता है, यह इसके अलावा भी बहुत से काम करता है। मिसेस लेडी मोहन बियरर से बातें कर रही थी जब तक कि सर मोहन ने उन्हें अंदर नहीं बुला लिया। जैसे ही बियरर वहां से चला गया, उन्होंने पास से गुजरते कुली को आवाज दी, जनाना डब्बा कहाँ रुकता है?
प्लेटफॉर्म के बिल्कुल अंत में। कुली ने अपनी पगड़ी को कुशन की तरह चपटा किया, स्टील का बक्सा अपने सिर पर उठाया और प्लेटफॉर्म के नीचे की ओर बढ़ गया। लेडी लाल ने अपना पीतल का टिफिन कैरियर उठाया और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल दी। रास्ते में वह फेरी वाली की दुकान पर रुकी और अपने चांदी के पानदान को फिर से भरवाया। फिर कुली के पास जा मिली। कुली ने बक्सा नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। क्या इन लाइनों पर ट्रेनें बहुत भीड़ भरी होती हैं? आजकल तो सब ट्रेनें भीड़ वाली होती है, लेकिन जनाना डब्बे में जगह मिल जाएगी। फिर तो खाना खा लेने की झंझट भी निपटा ही लूं। लेडी लाल ने पीतल का टिफिन खोला और उसमें से तंग सी बंधी हुई कुछ रोटियां और थोड़ा सा आम का अचार निकाला। जब वह खाना खाने लगी, कूली उनके सामने उकड़ू होकर बैठ गया और अपनी उंगली से कंकड़ वाली जमीन पर लकीरें खींचने लगा। क्या आप अकेले सफर कर रही हैं बहन? नहीं भाई, मैं अपने मालिक के साथ हूँ। मेरा मतलब अपने पति के साथ। वह वेटिंग रूम में है। वह फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। वह वजीर हैं और बैरिस्टर भी, और ट्रेनों में बहुत से अफसरों और अंग्रेज हैं, इसलिए मैं जनाना इंटर क्लास में ही रहती हूँ। लक्ष्मी हंसी खुशी बातचीत करती रही। उसे गपशप करना पसंद था और घर पर बात करने के लिए कोई नहीं था। उसके पति के पास उसके लिए कभी भी समय नहीं होता था। वह मकान की ऊपरी मंजिल पर रहती थी और वह नीचे की मंजिल पर। उसे उसके गरीब अनपढ़ रिश्तेदार पसंद नहीं थे, इसलिए वे कभी उसके बंगले पर नहीं आते थे। वह कभी कभी रात को उसके पास आता था और कुछ मिनटों के लिए ही उसके पास रुकता था। वह उस पर अंग्रेजी की मिली जुली हिंदुस्तानी में आदेश देता और वह चुपचाप मान जाती। हालांकि इन रातों की मुलाकातों का कोई भी फल नहीं निकला था। सिग्नल नीचे आ गया और घंटी की आवाज ने ट्रेन के आने की सूचना दी। लेडी लाल ने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया। वह उठी, आम के अचार की गुठली चाटते हुए। वह एक लंबी और ऊंची डकार छोड़ते हुए सार्वजनिक नल की ओर गई ताकि मुंह धो सके और हाथ साफ कर सके। धोने के बाद उसने साड़ी के पल्लू से मुंह और हाथ पोंछे और अपने स्टील के बक्से की ओर वापस लौट गई, डकारते हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए कि पेट भर खाना नसीब हुआ। ट्रेन सीटी देती हुई आई। लक्ष्मी ने खुद को ट्रेन के आखिर में गार्ड के डब्बे के पास लगभग खाली इंटर क्लास जनाना कंपार्टमेंट के सामने पाया। बाकी ट्रेन भरी हुई थी। उसने अपने नाटे और भारी शरीर को खींचते हुए दरवाजे से अंदर घुस आया और खिड़की के पास एक सीट पर बैठ गई। उसने साड़ी की गार्ड से 2 आने का सिक्का निकाला और कूली को विदा कर दिया। फिर उसने अपना पानदान खोला और उसमें से 2 पान बनाए, जिनमें लाल और सफेद चूना, कटी हुई सुपारी और इलायची भरी थी। इन दोनों पानों को उसने मुंह में ठूस लिया, जिससे उसके दोनों गाल फूले हुए से लगने लगे। फिर वह ठुड्डी को हाथों पर टिकाए प्लेटफॉर्म की भीड़ की हलचल को यूं ही देखती रही। ट्रेन के आगमन ने सर मोहनलाल के शांति और आत्म संयम को जरा भी नहीं डगमगाया। वह आराम से अपनी स्कॉच पीते रहे और बैरियर को यह आदेश दिया कि वह सामान फर्स्ट क्लास के डब्बे में रख दे तो न आकर बता दे। उत्तेजना, भागदौड़ और हड़बड़ी को वह खराब परवरिश की निशानी मानते थे और सर मोहन खुद को हाईली सोफिस्टिकेटेड मानते थे। उन्हें हर चीज टिकट बुक और व्यवस्थित चाहिए होती थी। विदेश में 5 साल बिताने के बाद सर मोहन ने उच्च वर्ग के तौर तरीके और व्यवहार अपना लिए थे। वह शायद ही कभी हिंदुस्तानी बोलते थे। जब बोलते भी थे तो वह अंग्रेजी जैसी शैली में, केवल जरूरी शब्द, वह भी ठीक से अंग्रेजी लहजे में बोले वे। लेकिन उन्हें अपने अंग्रेजी पर बड़ा गर्व था, जो उन्होंने
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित स्थान से निखारी थी। उन्हें बातचीत करने का बड़ा शौक था। वह एक शिक्षित अंग्रेज की तरह वह लगभग हर किसी विषय पर बात कर सकते थे। किताबें, राजनीति और लोग। उन्होंने कितनी ही बार अंग्रेजों को यह कहते हुए सुना था कि वह एकदम अंग्रेजों की तरह बोलते हैं। सर मोहन सोचने लगे कि क्या वह अकेले यात्रा करेंगे। यह एक कैंटोनमेंट स्टेशन था और संभव है कि कुछ अंग्रेजी अफसर ट्रेन में हो। इस विचार से कि कोई प्रभावशाली बातचीत होगी, उनका मन खुशी से भर आया। वह अंग्रेजों से बात करने के लिए कभी भी वह उतावलापन नहीं दिखाते थे, जैसा कि अधिकतर भारतीयों में होता था। न ही वह उनकी तरह ऊंची आवाज में बोलने वाले, आक्रामक या अपनी राय थोपने वाले थे। वह अपने काम में बिना किसी विशेष भाव के सहजता से लगे रहते थे। वह खिड़की के पास अपने कोने में बैठ जाते और द टाइम्स का एक अंक निकाल लेते। वह उसे इस ढंग से मोड़ते थे कि अखबार का नाम दूसरों को साफ तरीके से दिखाई दे, जबकि वह क्रॉसवर्ड हल कर रहे होते। द टाइम्स हमेशा ध्यान खींचता था जब वह उसे एक ऐसे इशारे से एक और रख देते जिससे कि यह लगे अब मैं से पढ़ चुका हूं। तो कोई उनसे उधार मांग लेता, शायद कोई उनकी बेलवल टाई को पहचान लेता जिसे वह यात्रा के दौरान हमेशा पहनते थे। और तब खुलता एक ऐसा दरवाजा जो ऑक्सफोर्ड के कॉलेजों, मास्टर, डॉन्स, ट्यूटर्स, बोट रेस और रग्बी मैचों की परिकथाओं जैसी दुनिया तक ले जाता। अगर द टाइम्स और टाई दोनों ही विफल हो जाते तो सर मोहन कोई है यह कहकर अपने बैरियर को स्कॉच निकालने का आदेश देते। अंग्रेजों के साथ विस्की कभी भी असफल नहीं होती थी। इसके बाद निकलता था उनका सुंदर सोने का सिगरेट केस, जो अंग्रेजी सिगरेट से भरा रहता था। भारत में अंग्रेजी सिगरेट उन्होंने ये कहां से पाया? क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा अगर कोई उनसे मांग ले? और सर मोहन की समझदार मुस्कान कहती, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या वह इस अंग्रेज को एक माध्यम बना सकते थे अपने प्रिय इंग्लैंड से जुड़ने का? वे 5 साल ग्रे बैग्स और गाउन, खेलों के ब्लेजर और मिक्स डबल्स, कोर्ट के डिनर और पिकाडेली की वेश्याओं के साथ बिताई हुई रातें, जीवन के सबसे रंगीन शानदार 5 साल भारत में बिताए गए 45 साल से कहीं ज्यादा कीमती थे। भारत में यहाँ केवल गंदे अशिष्ट देशवासियों की संगत थी। सफलता की घिनौनी दौड़ की कहानियां और ऊपर की मंजिल पर उन रातों की बेमन सी मुलाकातें, थकी हुई भारी भरकम लक्ष्मी के साथ जिसकी देह से पसीने और कच्चे प्याज की गंध आती थी। सरमोहन की सोच में विघ्न पड़ा जब बैरियर आकर साहब का सामान इंजन के पास वाले फर्स्ट क्लास कूपे में रखने की सूचना देने लगा। सरमोहन एक नपी तुली चाल के साथ अपने कूपे की ओर बढ़ गए, लेकिन वहां पहुंचकर वह निराश हो गए। डिब्बा खाली था। उन्होंने एक लंबी सांस भरी और एक कोने में बैठ गए और द टाइम्स का वही पुराना अंक खोल लिया जैसे वह पहले कई बार पढ़ चुके थे। सर मोहन ने खिड़की से बाहर भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म की ओर देखा। जैसे ही उनकी नजर 2 अंग्रेज सिपाहियों पर पड़ी जो धीरे धीरे चलते हुए हर डब्बे में जगह खोज रहे थे, उनका चेहरा चमक उठा। दोनों ने अपने हैवसैक पीठ पर टांगे हुए थे और लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। सर मोहन ने यह तय कर लिया था कि वह उनका स्वागत करेंगे, भले ही उनका हक केवल सेकंड क्लास में सफर करने का था। वो गार्ड से बात कर लेंगे। उनमें से एक सिपाही आखिरी डब्बे के पास आया और खिड़की से अपना चेहरा अंदर झांकने लगा। उसने कूपे को देखा और खाली बर्थ पर नजर डाली। इधर आ बिल, उसने चिल्लाया, एक जगह है यहाँ। उसका साथी भी
वहां आ गया। उसने भी अंदर झांका और सर मोहन को देखा। इस काले को बाहर निकालो, उसने अपने साथी को कहा। उन्होंने दरवाजा खोला और आधी मुस्कान आधे विरोध के भाव वाले सर मोहन की ओर मुड़े। रिजर्व्ड, बिल चिल्लाया। जनता, रिजर्व्ड, आर्मी, फौजी। जिम ने अपनी खाकी शर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, एकदम जाओ, गेट आउट। आई सी श्योरली। सर मोहन ने ऑक्सफोर्ड के लहजे में विरोध किया। सैनिक रुके। यह कुछ अंग्रेजी जैसा लग रहा था, लेकिन वे अपनी शराब के नशे में डूबी हुई सुनने की क्षमता पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते थे। इंजन ने सीटी बजाई और गार्ड ने हरी झंडी लहराई। उन्होंने सर मोहन का सूटकेस उठाया और प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। फिर उसकी थर्मस, ब्रीफकेस, बिस्तर और द टाइम्स अखबार भी पीछे पीछे उड़कर बाहर जा गिरे। सर मोहन गुस्से में तमतमा उठे। प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस, बेहुदा, एकदम बेहुदा। उन्होंने गुस्से से भरकर चिल्लाया, मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करवा दूंगा। गार्ड, गार्ड। बिल और जिम फिर रुके। यह वाकई अंग्रेजी लग रही थी, लेकिन उनकी समझ से यह बहुत ही ज्यादा किंग्स इंग्लिश थी। किंग्स इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी का वह लहजा जो कि राजघराने में इस्तेमाल की जाती है। अपना गंदा मुंह बंद रखो। और जिम ने सर मोहन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इंजन ने एक और छोटी सीटी दी और ट्रेन चलने लगी। सिपाहियों ने सर मोहन को बाहों से पकड़कर बाहर फेंक दिया। वह पीछे की ओर लड़खड़ाए, अपने बिस्तर से टकराए और सीधे सूटकेस पर जा गिरे। टूडल्स! सर मोहन के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे और उनकी जुबान साथ छोड़ चुकी थी। वह तेजी से जाती ट्रेन की रोशन खिड़कियों को निशब्द घूरते रहे। ट्रेन की गति बढ़ती गई। आखिर डिब्बा निकला जिसमें एक लाल बत्ती जल रही थी और गार्ड दरवाजे पर झंडे लिए खड़ा था। इंटर क्लास जनाना डब्बे में लक्ष्मी थी, गोरे और भारे शरीर वाली, जिसकी नाक में चमकती हुई हीरे की नथ स्टेशन की रोशनी में दमक रही थी। उसके मुंह में पान की पीक भरी हुई थी, जैसे वह तब तक रोक कर रखी हुई थी जब तक कि ट्रेन स्टेशन को पार न कर ले। जैसे ही ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी, लेडी लाल ने पीक थूकी जो एक धार बनकर तीर की तरह उड़ती हुई चली गई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।